नमस्कार। गीता आईएएस में आप लोग का जोरदार स्वागत है। हमने जो अभी तक सात क्लास हो चुकी हैं, आज 8वीं क्लास है। ठीक है, हमने 7वीं क्लास में क्या पढ़ा? डी ऑन्टोलॉजी और टीलियोलॉजी को पढ़ा। टीलियोलॉजी में हमने बहुत सारे केसेस पढ़े। तो आज जो पढ़ना है, हमें वर्च्यू पढ़ना है। आज की क्लास का एजेंडा क्या है? वर्च्यू पढ़ना है और मूल्यों का आत्मसातीकरण पढ़ना है। आई रिपीट, केवल हमें मूल्यों का आत्मसातीकरण क्या होता है केवल ये पढ़ना है आज के क्लास में, और वर्च्यू पढ़ना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वर्च्यू हम ये पढ़ने जा रहे हैं, ये वाला सद्गुण। इसका मतलब होता है सद्गुण। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेक्चर पे फोकस करेंगे ज़्यादा अधिक। इसका मतलब समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि ऐसा नैतिक गुण या ऐसा चरित्र, ऐसा अच्छा चरित्र, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं गुड कैरेक्टर ट्रेट्स। ठीक है, ऐसा नैतिक गुण या ऐसा अच्छा चरित्र जो सही काम करने और समाज में अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करे। जो सही काम करने और समाज में अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करे, वही है वर्च्यू। एग्जाम्पल जैसे ईमानदारी, करुणा, साहस, धैर्य, न्यायप्रियता, सहिष्णुता, दया, आत्मसंयम। ये एक अच्छा चरित्र बनाने के लिए और सही काम करने के लिए ये सब वर्च्यू है, ये सद्गुण है, ये नैतिक गुण है। तो मतलब क्या है इसका? एक ऐसा नैतिक गुण या अच्छा चरित्र जो इंसान को सही काम करने और समाज में अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करे। ठीक है, ये वर्च्यू होता है। अब हम एग्जाम्पल लेंगे। ईमानदारी, करुणा, साहस, ये सब जैसे बता दिया कि क्या है वर्च्यू। ये सब वर्च्यूज है। ठीक है, सद्गुण है ये सब। ठीक है, अभी आप बोलेंगे कि ये तो वैल्यू था। सद्गुण या वैल्यू दोनों को समानांतर मान लेंगे। ठीक है, बस वैल्यू सिस्टम में क्या होता है, वैल्यू जो है नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। सद्गुण जो है हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब फोकस करेंगे इसके बारे में, वर्च्यू के बारे में किस किस थिंकर ने क्या क्या बोला है। तो प्लेटो और अरस्तु के बारे में बात करेंगे कि प्लेटो और अरस्तु ने इसको क्या माना है। प्लेटो और अरस्तु का कहना था कि वर्च्यू इंसान को अच्छे इंसान और समाज को न्यायपूर्ण बनाने का रास्ता दिखाता है। ठीक है, सद्गुण इंसान और समाज को न्यायपूर्ण बनाने का रास्ता दिखाता है। समझ में आया? ये प्लेटो और अरस्तु लगभग एक ही बात कर रहे थे। ठीक है, आपको नाम नोट कर लेना है। प्लेटो और अरस्तु इसमें दिया होगा, नोट्स में है, प्लेटो और अरस्तु के बारे में दिया है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल लेंगे। एक सिंपल एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे कि वर्च्यू समझ में आ गया होगा कि सद्गुण क्या होता है, नैतिक गुण क्या होता है। वही ईमानदारी, संयम, करुणा, ये सब सद्गुण है। अगर आप किसी के प्रति दिखाते हैं या फिर आप इस तरीके का अपने आचरण में रखते हैं तो आप एक अच्छे इंसान हैं और समाज में एक अच्छा माहौल बना के रखेंगे। ठीक है, यही होता है सद्गुण। अभी और अच्छे से समझ में आएगा। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, इमेजिनरी एग्जांपल ले रहा हूँ, इमेजिन करके एक एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लीगल केस लेंगे एक। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक गांव में एक ईमानदार किसान था। ठीक है, वो अपने खेत में खेती कर रहा था, जुताई कर रहा था। तभी किसी और किसान का बछड़ा जो है भाग के उसके खेत में चला आता है, और वो किसान जो जिसका बछड़ा है भाग गया था, उसका बछड़ा छोड़ के उसे ढूंढ रहा है। अब इस किसान को इसके खेत में मिल जाता है वो बछड़ा। अब होता क्या है, किसान चाहता तो ये बछड़े को अपने पास रख सकता था कि कोई गवाह नहीं है, किसी ने देखा नहीं है, रख लेता, कह देता मेरा है, क्योंकि बछड़े लगभग सेम ही दिखते हैं, तो कौन सा इतना डीएनए टेस्ट करके वो चेक करता। लेकिन यहाँ पे किसान ने क्या किया, वर्च्यू ऑफ ऑनेस्टी दिखाई, मतलब ईमानदारी का गुण था उसके अंदर, नैतिक गुण। तो उसने क्या किया, उसने उस मालिक को ढूंढा, जो ढूंढते ढूंढते आ रहा था, उसने उसको दे दिया, कहा ये तुम्हारा है, लेके जाओ, तो सबूत दे दो कि तुम्हारा ही है। तो बोल देगा कि देखो बछड़े के पेट पे एक तिल है, तो वो बोलेगा अच्छा तिल है, जाओ लेके। सबूत मिल जाता है, वो लेके चला जाता है। तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या हुआ, यहाँ पे समझाना क्या था, वर्च्यू ऑफ ऑनेस्टी। यहाँ पे समझाना था वर्च्यू ऑफ ऑनेस्टी। ठीक है, यहाँ मुझे समझाना था वर्च्यू ऑफ ऑनेस्टी जो है उसमें दिख रहा था उसके में। ठीक है, इसको बोलते हैं सद्गुण, कि ईमानदार था, उसने समाज की व्यवस्था को बनाया, चोरी नहीं की, कोई देखे चाहे ना देखे, उसने ईमानदारी बरती। ठीक है, वर्च्यू का सीधा मतलब है कि सही काम करने पे मजबूर करता है।
सही काम करना है, अच्छा काम करना है, ठीक है। अब एक लीगल एग्जांपल ले लेते हैं, एक लीगल एग्जांपल, ठीक है। केस का नाम बताने जा रहा हूँ, फोकस करेंगे, केस का नाम नोट कर लेंगे, कॉपी कलम लेके बैठेंगे डायरी में, ऐसे 500 केसेस बताऊंगा। केस का नाम है KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1962। KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1962 का केस है ये, ठीक है। इसमें हुआ क्या था, इस पे एक मूवी भी बनी है रुस्तम, इस पे भी एक मूवी भी बनी है रुस्तम, इससे कनेक्ट कर लेंगे कि मामला क्या था, ठीक है। मूवी में थोड़ा ड्रामेटिक किया गया है, लेकिन यहाँ पे हम रॉ फॉर्म में बताएंगे कि क्या हुआ था। ये भारत का बहुत ही प्रसिद्ध केस है, आई रिपीट बहुत फेमस केस है ये, ठीक है, जिसमें वर्च्यू और लॉ का टकराहट दिखाया गया है, टकराव कैसे होता है लॉ और वर्च्यू में, सदगुण में, ठीक है। केस का बैकग्राउंड बताता हूँ, ठीक है। केस का बैकग्राउंड ये है कि इसमें KM नानावती जो एक नेवी ऑफिसर है, एक नेवी ऑफिसर है ये, और उनकी पत्नी का नाम है सिल्विया, और एक और व्यक्ति है प्रेम आहूजा, ठीक है। सिल्विया का प्रेम आहूजा के साथ चक्कर चल रहा था, समझ रहे चक्कर चल रहा, तो वो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था इनका इसके साथ। लेकिन सिल्विया जो है एक कदम और आगे बढ़ती है, वो अपने पति को जो अपने जो अफेयर है उसके बारे में बता देती है कि देखो मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा था। पति साहब गुस्सिया जाते हैं, एकदम गुस्से में आ जाते हैं, बंदूक लेके जो है नानावती निकल पड़ते हैं, प्रेम आहूजा को गोली मार देते हैं। फिल्म में भी दिखाया गया कि प्रेम आहूजा को टावल लपेट के खड़ा था, गोली मार देते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे एक लीगल क्वेश्चन रेज होता है, ठीक है, उठता है लीगल क्वेश्चन उठता है कि क्या नानावती ने हत्या की है, या फिर उन्होंने गुस्से में, अचानक गुस्से में ये एक्ट कर दिया, मतलब ग्रेव प्रोवोकेशन कर दिया, अचानक गुस्से में, ग्रेव प्रोवोकेशन ये लीगल वर्ड है कि ग्रेव प्रोवोकेशन कर दिया। अचानक होता है ना कि किसी ने सोच समझ के प्लानिंग करके किसी को मारा हो, और किसी ने अचानक गुस्से में आया मार दिया, आओ ने देखा ताओ, मतलब आवेश में आके मार दिया, सोचा समझा नहीं, उसका दिमाग काम नहीं किया, उसने मार दिया बस, फिर बाद में सोचा अरे यार मैंने क्या कर दिया, ठीक है। तो उसने सोच समझ के प्लानिंग करके मारा था। तो कोर्ट का फैसला क्या आता है, बॉम्बे हाई कोर्ट कहता है कि नानावती जो है मर्डर का दोषी है। उसने बस उसका पहला वाला सीन ले लिया कि नानावती ने मर्डर किया, सोच समझ के प्लान करके मारा है। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। तो सुप्रीम भैया बोलते हैं कि इसको कि नानावती ने जो एक्ट किया वो नैतिक रूप से गलत है, जस्टिफाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि समाज में जो रूल ऑफ लॉ है, प्राइवेट रिवेंज नहीं लेने के लिए बोला गया है, रूल ऑफ लॉ है यहाँ पे, आपके प्राइवेट रिवेंज से हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे वर्च्यू से हम लिंक करेंगे, ठीक है। अब केस समझ में आ गया क्या था, सिल्विया, प्रेम आहूजा, नानावती। सिल्विया का प्रेम आहूजा से चल रहा था, सिल्विया ज़्यादा स्मार्ट निकली, अपने पति को बता दिया कि देखो हमारा इसके साथ चल रहा था। उनको लगा कि बहुत ज़्यादा हमको हमारी ईमानदारी बताने पे हमको बहुत ज़्यादा अवार्ड मिलेगा, अवार्ड के नाम पे प्रेम आहूजा चल बसे, गोली मार दिया उनको। केस चलने लगा, बॉम्बे हाई कोर्ट बोला नहीं नानावती हत्यारा है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा बोला कि हत्यारा है लेकिन नैतिक रूप से गलत है, ठीक है। और उन्होंने थोड़ा और एक्स्ट्रा बोला कि रूल ऑफ लॉ है, यहाँ पे हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है, ये प्राइवेट रिवेंज के लिए कोई स्थान नहीं है, ठीक है। तो अब हम सुप्रीम कोर्ट ने सेम वही जो हाई कोर्ट ने बोला उसने सुप्रीम कोर्ट ने भी वही दोहराया है, बस थोड़ा 2-4 लाइन अच्छा लाइन ऐड कर दिया। तो यहाँ पे वर्च्यू से लिंक करेंगे, ठीक है, सदगुण से लिंक करेंगे। यहाँ पे क्या इस केस में दिखाया गया कि वर्च्यू ऑफ पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल, वर्च्यू ऑफ पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल जरूरी है। नानावती ने क्या किया, पता चला उसको, बंदूक लेके गया, गोली चला दी उसने, तो उसके अंदर पेशेंस नहीं, सेल्फ कंट्रोल नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर नानावती अपने गुस्से पे संयम रख लेते, मतलब वर्च्यू ऑफ टेम्परेंस अगर रख लेते, तो वो कानूनी रास्ता चुनते, लॉ का रास्ता अपनाते, और क्या करते, डाइवोर्स लेते, न कि कट्टा लेके जाके उड़ा देते उनको, गोली लेके मार देते उनको, ठीक है। तो डाइवोर्स लेते वो, ठीक है। लेकिन गुस्से और बदले की भावना ने हत्या करने पर मजबूर किया, जो कानून और नैतिकता दोनों के खिलाफ था। आई रिपीट, लॉ और वर्च्यू यानी एथिक्स दोनों के खिलाफ था। तो यहाँ सीखने को क्या मिलता है, केस समझ में आ गया नानावती वाला, पिक्चर देख लेंगे वो भी, फिल्म देख लेंगे वो भी समझ में आ जाएगा। लर्निंग यहाँ पे सीखने के लायक क्या था
कि सद्गुण जो केवल व्यक्तिगत जीवन में नहीं काम आता है, वो न्याय व्यवस्था में भी बहुत महत्वपूर्ण है। लॉ हमेशा व्यक्ति से उम्मीद करता है कि वो सद्गुणी बने। लॉ जैसे धैर्य रखे, संयमित रहे, ईमानदारी का पालन करे, ये सब एक्टिविटी ना करे, वो लॉ भी यही चाहता है। ठीक है। तो कुछ लोग को देखा होगा ना, कुछ लोग गुस्से में आते हैं तो उनको समझ नहीं आता क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, सेल्फ कंट्रोल नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं चालाक टाइप के, जो कि इंटेलिजेंट बोल देंगे उनको, चालाक नहीं इंटेलिजेंट, मतलब उनको अपने इमोशंस पे काबू है। वो जानते हैं कि कब उनको गुस्सा करना है, कब उनको मारना है, कब उनको बोलना है, कब इनको गाली देना है। केवल वो इमोशंस पे इतना कंट्रोल है उनको कि कब किसी को गाली देना है, कब किसी को मारना है, कब कौन सी एक्ट करना है, कब क्या बोलना है, उनको पता होता है। तो ऐसे लोगों को गुस्सा नहीं आता है। वो लोग बाई इंटेलिजेंट अपने आप से ही जानबूझ के गुस्सा दिखाते हैं कि देखो उनको गुस्सा आ रहा है। सामने वालों को लगता है हाँ यार गुस्से में तो है, गाली उली दे रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि गुस्से में हो, वो एक्ट कर सकता है इस तरीके का। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, नानावती फिल्म में तो दिखाया गया कि इंटेलिजेंट होकर मारा है उसने, प्लान बना के पूरी तरीके से। लेकिन केस में ये है कि तुमने बाई एक्ट जो तुमने गुस्से में हत्या की है। ठीक। तो लिंक समझ में आया वर्च्यू का, सद्गुण का। यहाँ पे बस सद्गुण निकालना था हमको। सद्गुण क्या था यहाँ पे, वर्च्यू ऑफ पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल, ये जरूरी था पूरे केस को बताने का। केस बार बार क्यों बता रहा हूँ, केस का नाम आप जब आंसर राइटिंग करेंगे ना तो केस लिखेंगे, केस का नाम कि KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1962 में हमको नानावती ने ऐसा एक्ट किया जिससे हमें वर्च्यू ऑफ पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल नहीं, इसके अंदर नहीं था। केस स्टडी में ले सकते हैं, आंसर में ले सकते हैं। ठीक है। तो ये दो वर्ड हम नोट कर लेंगे। अब इसको समराइज करेंगे तो कि वर्च्यू जो है अच्छे नैतिक गुण जो सही फैसले लेने में मदद करता है। ठीक है। ये नैतिक गुण है जो सही फैसले लेने में मदद करता है। नानावती केस में क्या हुआ था कि अगर धैर्य और संयम ना हो तो इंसान गलत रास्ता चुन लेता है और कानून उसे सजा देता है। अगर संयम और धैर्य ना हो तो आदमी गलत रास्ता चुन लेता है आवेश में। समझ में आया? केस समझ में आ गया? केस के बारे में डिटेल में अपने से भी पढ़ लेंगे, लेकिन मैंने बैकग्राउंड और केस में क्या हुआ तो वो बता दिया है। दूसरा केस लेंगे, सेम दूसरा केस, वर्च्यू को फिर से लिंक करेंगे ताकि और क्लैरिटी आए। एक केस और है, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013, ये केस है। ठीक है। आई रिपीट, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 का केस है। अब लिली थॉमस कौन थी? एक वकील थी, एक लॉयर थी। ठीक। बैकग्राउंड बताता हूँ क्या हुआ था। कई नेता जो आपराधिक मामलों में जो दोषी ठहराए गए थे, वो MP और MLA दोनों, वो लोग हुआ क्या, दोषी ठहराए जाने के बाद भी वो जो है पार्लियामेंट और असेंबली में जाके बैठते थे। तो इसी पे लिली थॉमस ने नाम की जो वकील थी, उन्होंने याचिका दायर की कि ये तो नैतिक रूप से गलत है, एथिकली रॉन्ग है ये सारी चीजें। तो फिर सुप्रीम कोर्ट जागा, सोया रहता है तो केस आता है तो वो फिर कहते हैं अच्छा केस आ गया, चलो 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 केस लड़ना है, केस देखना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई नेता दोषी है, दोषी हो जाता है, ठहराता है, कन्विक्टेड है, तो उसे 2 साल और उसे 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा मिलती है। कन्विक्टेड है, 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा मिली है तो तुरंत ही सांसद और विधायक जो है बनने के लिए अयोग्य होता है, एलिजिबल नहीं है, वो अयोग्य हो गया वो। ठीक है। तो ये इसी में फैसला वो आया था, 2 साल वाला जो टाइम बाउंडेशन है ना, वो इसी में आया था। अब यहाँ पे हमें उससे लेना देना नहीं, हमको वर्च्यू से लिंक करना है। ठीक है। केस बता दिया, लिली थॉमस लॉयर थी, उन्होंने ऐसा एक्टिविटी देखा तो उन्होंने केस फाइल किया। सुप्रीम कोर्ट जागा, सोया हुआ था तो उठ के कहता है अच्छा चलो केस देखना है हमको। तो फिर केस देख के उन्होंने फैसला दे दिया। अच्छा कहा, अच्छा लिली जी हैं, ये केस है, अच्छा 2 साल वाला लगा देते हैं, 2 साल 2 साल चलेगा, 2 साल। तो उन्होंने कहा 2 साल, हाँ 2 साल मान लेते। तो उन्होंने कहा 2 साल या उससे अधिक अगर कोई कन्विक्टेड है या उसको 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा हुई है तो वो सांसद या MP या MLA बनने के लायक नहीं है, उठा के फेंक दो उसको असेंबली से बाहर। ठीक है। वर्च्यू से लिंक करेंगे। यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जनता के प्रतिनिधि जो रिप्रेजेंटेटर है, जो MP MLA है, उस अब आ रहा है वर्च्यू, आ रहा है सद्गुण, आ रहा है वर्च्यू ऑफ ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी तो होना ही चाहिए उसके अंदर। अगर वो प्रतिनिधि है तो उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज तो होनी ही चाहिए जो कि हमें दिखती है नहीं।
तो उन्होंने ऐसी टिप्पणी की, हम लिंक कर रहे हैं, सदगुण से लिंक कर रहे हैं इसको, ठीक है। अगर अपराधी प्रवृत्ति के लोग अगर सत्ता में होंगे तो लोकतंत्र की जड़ें जो है हिलने लगेंगी बहुत ज़्यादा। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था, ठीक है। यहाँ पे वर्च्यू सदगुण समझ में आया क्या था? वर्च्यू ऑफ ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो प्रतिनिधि है उसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर इसके बिना आता है तो मामला गड़बड़ है उसका, और गड़बड़ है तभी तो केस है। तो लर्निंग क्या है, अब सीखने लायक क्या है? तो लॉ सिर्फ कानूनी जो तकनीक होती है ना उस पे उसको नहीं देखता है, बल्कि उम्मीद करता है, कानून आपसे उम्मीद करता है कि आप जो है एक सद्गुणी रहे, एक लीडर जो है सद्गुणी बने, तभी वो लोगों को देख ले। आप देखते होंगे ना आज इस समय क्या होता है, आप कोई एमपी या एमएलए बन जाता है, कोई मान लीजिए कोई फिल्म स्टार जो है एमपी एमएलए बन गया, ठीक है। अब उसको मुख्य काम क्या है? उसको एज ए एमपी उसको काम करना चाहिए ना जाके, और वो एमपी बन के जाके फिल्म बना रहा था, फिल्म में काम कर रहा होता है। मतलब जो सांसद है उसका जो सांसद का कार्यभार उसको दिया गया उसमें से थोड़ा समय निकाल के वो फिल्म बना रहा है जाके। मतलब एथिकली आप देखेंगे तो गलत लगेगा, क्योंकि अगर आप पूरा एज ए सांसद पूरा आप काम सांसद के चीज़ों से फोकस करके काम करेंगे आप फील्ड पे, तो ज़्यादा बदलाव नज़र आएगा। अब आप सांसद है, अब जाके अपने लिए फिल्म का काम कर रहे हैं, आपको जनता ने चुन के भेजा है और आप जनता के लिए पिक्चर बना रहे हैं। जिसकी परचेजिंग पावर नहीं है वो फिल्म कैसे देखेगा? अगर आप सांसद होकर ढंग से काम करेंगे तब जाके वो उसकी परचेजिंग पावर हो सकती है बढ़ जाए। जो गरीब आदमी है अब उस पर ध्यान ना जाके आप 3-3 महीने 4-4 महीने की फिल्म शूटिंग करेंगे तो ध्यान उन पे कहाँ जाएगा? ठीक है, सीखने का क्या मिला यहाँ पे कि लॉ हमसे उम्मीद करता है कि प्रतिनिधियों से भी उम्मीद करता है कि वो सद्गुणी बने। एक और केस आ रहा है, फोकस। वर्च्यू समझने के लिए 3 केसेस लिया है और एक इमेजिनरी क्वेश्चन, इमेजिनरी एग्जाम्पल था, एक किसान वाला, और यहाँ पे हम रियल एग्जाम्पल ले रहे हैं, फोकस। तीसरा केस है कि स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस सुहास कट्टी 2004 का केस है। ये केस किस बारे में? साइबर क्राइम केस है ये, ठीक है। और आप लोगों के लिए जानकारी के लिए ये बता दूं कि ये भारत का सबसे पहला साइबर क्राइम केस है। जब साइबर क्राइम की कुछ एक्टिविटी दिखने लगी कि साइबर क्राइम भी क्राइम होता है, तो ये पहला केस था। स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस सुहास कट्टी 2004, ठीक है। बैकग्राउंड स्टोरी बताता हूँ। एक महिला थी, ठीक है। किसी व्यक्ति ने उनका जो है फोटो वीडियो जो है, जो एक संवेदनशील फोटो वीडियो है, वो जो है वायरल किया उसने, उनको परेशान करने के लिए। नग्नता वाले फोटो और अश्लील फोटो उन्होंने इंटरनेट पे डाली सामग्री पूरा। आरोपी बार बार ऐसा कर रहा था तो महिला इग्नोर कर रही थी, लेकिन बाद में उस हद बढ़ गई उसकी, ठीक है। तो उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया, ठीक है। आरोपी जो था उस पर सेक्शन 67 ऑफ आईटी एक्ट और आईपीसी की धारा लगी और दोषी ठहराया गया वो, ठीक है। मतलब उसका काम हो गया। अब हमें इतना ही समझना था कि साइबर क्राइम का क्या था, ये आईटी एक्ट लगा उसके ऊपर 67 वाला सेक्शन, और उसका काम हो गया, ठीक है। अब हम इसको सद्गुण से लिंक करेंगे, ठीक है। फोकस करेंगे, सद्गुण से लिंक करने जा रहे हैं हम इसको, कि कोर्ट ने साफ कहा कि रिस्पेक्ट ऑफ अ वुमन, कि रिस्पेक्ट ऑफ अ वुमन एक सोशल वर्च्यू है, सामाजिक सद्गुण है, महिलाओं का सम्मान करना ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पे वर्च्यू क्या है? रिस्पेक्ट ऑफ अ वुमन। अब यही नहीं, डिजिटल स्पेस में भी सद्गुण जरूरी है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स अकाउंट, हर जगह वर्च्यू जरूरी है। तकनीक का उपयोग केवल बदला लेने या हरेसमेंट के लिए करना समाज के सद्गुण के खिलाफ हो जाएगा। समझ में आया? केस समझ में आया? यहाँ पे सद्गुण से कैसे लिंक हो गया? रिस्पेक्ट ऑफ अ वुमन, ठीक। सीखने लायक क्या थी इसमें? कि वर्च्यू सिर्फ निजी जिंदगी में नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया में भी और कानून दोनों में अनिवार्य है। समझ में आया? अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड डिजिटल स्पेस, रिस्पेक्ट द वुमन, ये दोनों ही जरूरी है। समराइज करेंगे सबको। अब समराइज कर रहा हूं मैं, तीनों केस, तीन केस बता दिए मैंने, तीनों केस को समराइज कर रहा हूं, ठीक है। फोकस करेंगे इधर। नानावती केस 1962, वर्च्यू, इसमें वर्च्यू क्या था? वर्च्यू ऑफ सेल्फ कंट्रोल, इस पे फोकस था। कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने संयम रखना चाहिए था आपको, आपने हत्या कर दी। लिली ऑफ थॉमस केस
2013 वर्च्यू ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। वकील थी, एमपी एमएलए दोषी ठहराने के बाद भी पार्लियामेंट में चल रहा था उनका तब, तो उन्होंने क्या कहा, दिस इज रॉन्ग, 2 साल वाला एक्सटेंशन दे दिया कि सजा हुआ 2 साल से ज़्यादा तो गए काम से उठा के पार्लियामेंट से बाहर फेंका जाएगा आपको। सुभाष कट्टी केस 2004, वर्च्यू ऑफ रिस्पेक्ट एंड कंपैशन डिजिटल वर्ल्ड में भी, चाहे वो वुमेन हो चाहे कोई हो, रिस्पेक्ट दैट, ठीक है, डिजिटल वर्ल्ड में भी। ये था तीनों केस, बस वर्च्यू समझाने के लिए आपको, वर्च्यू से वास्तविक जीवन में लिंक करने के लिए। आप अगर आपको ऐसे ही केस और मिलते हैं, ऐसे एग्जाम्पल आपको और मिलते ही रहते हैं, न्यूज़ पे फोकस रहेगा तो मिल जाएगा, द हिंदू में फोकस रहेगा तो मिल जाएगा, अपने से ऐड कर लेना है, ठीक है, अपने से कॉपी पे लिख लेना है ऐसे कि ये केस है, इसमें वर्च्यू देखा गया, ठीक है। मैं आपको टूल बता रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, आपको वो टूल्स दे रहा हूँ जिससे आप तुरंत चीज़ों को देख के निकाल लें कि हाँ यहाँ से ये है, ये वर्च्यू है, ठीक है। दिमाग आपका चौमुखी घूमना चाहिए कि कोई भी चीज़ पढ़ रहा है तो वहाँ पे ये सारे सिलेबस दिमाग में चलने चाहिए कि ये टॉपिक पढ़ा था, ये होना चाहिए। पेपर पढ़े चाहे कुछ भी पढ़े, दीवार पे जो लिखा रहता है वो भी पढ़े तो वहाँ से भी वर्च्यू आ जाए, ठीक। यूपीएससी में लिखने लायक लाइन बता देता हूँ, ठीक है, कि सदगुण के लिए क्या लाइन लिख सकते हैं आप, अपने से बना लीजिएगा, लेकिन समझ में तो आ ही गया होगा अब, लेकिन फिर भी देना तो जरूरी है कि सद्गुण वह नैतिक गुण है जो व्यक्ति के चरित्र को उत्कृष्ट बनाते हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारते हैं, मतलब ये है, ये समाज में विश्वास, भरोसा, सहयोग और समरसता की भावना मजबूत करते हैं। समझ में आया? अगर ये सब आप में गुण होंगे तो जाहिर सी बात है कि विश्वास बनेगा लोगों का आप पे, सहयोग होगा, समरसता मिलेगी आपको, भावनाएं मजबूत होंगी लोगों की आप पे। गांधी जी का जैसे गांधी जी का सत्य और अहिंसा आज भी लोग मानते हैं ना, जिनका अहिंसा वाला जो वर्च्यू है, सद्गुण है, वैल्यू है। इंटरनेशनल रिलेशन में जब भी कहीं दो पक्ष लड़ रहे होते हैं, जैसे रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो रही थी, तो भारत से पूछा गया ना कि आप इतना न्यूट्रल क्यों है, तो मोदी जी जाके प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के बोल रहे थे ना ट्रम्प के सामने बैठ के कुर्सी पे कि इंडिया जो है न्यूट्रल नहीं है, इंडिया का जो है एक स्टैंड है और वो है अहिंसा, शांति। ये जो अहिंसा और शांति है ना, ये जब भी ऐसा कहीं क्रिटिकल सिचुएशन में आदमी फंसे ना, तो ये सब वर्ड्स बोल के अपने आप को बचा लेना है कि स्टैंड है हमारा, हम स्टैंड लेते हैं, शांति चाहिए हमें, और हमारा देश शांति प्रिय देश है, और अहिंसा ये जरूरी है मानवता के लिए। तो ट्रम्प मनी मन ऐसे गर्दन घुमा के कर रहा था, अच्छा बेटा सही खेल गए तुम। तो समझ सकते, सबको पता चल गया था कि सही खेल गए, कि आप ज़्यादा नहीं बोल सकते कि उनको लगा कि किसी का स्टैंड ले लेगा कि एक तरफ जाए या दूसरी तरफ जाए तो उन्होंने बोल दिया कि हम किसी तरफ नहीं जाने वाले, हम शांति और अहिंसा प्रिय लोग हैं, यही हमारा स्टैंड है। तो सब लोगों ने कहा हाँ भाई ठीक है, यूएन भी तो यही चाहता है, जो जैतून का पत्ता लगाया हुआ है बीच में ऐसे किनारे से, जैतून का तो पत्ता जो ऐसे है वो शांति का ही तो प्रतीक है, शांति कहता है, उन्होंने खेल गया वहीं पे। तो ये जो शांति है, हिंसा, ये इंटरनेशनल वैल्यू में काम करता है काफ़ी। आप भी कहीं फंस जाए ना, ऐसे पूछ लिया जाए कि इंडिया का क्या स्टैंड है, भारत पाकिस्तान पे आपका क्या स्टैंड है, तो आप लोग भी यही बोलिएगा, शांति और अहिंसा हमारा स्टैंड है, और बच के वापस आ जाइएगा वहाँ से। ठीक है, ये हो गया, पढ़ लिया हमने, तीनों केस पढ़ लिए हमने, वर्च्यू पढ़ लिया, सद्गुण पढ़ लिया। अब हम फोकस करेंगे, अब ये जो सद्गुण है ये हमारे संस्कारों के स्तर पे कैसे आ जाता है। कुछ तो होते हैं, कुछ ऐसे नियम होते हैं जो बाहर से हमारे ऊपर थोपे जाते हैं, हम जबरदस्ती मानते हैं कि अच्छा चलो मान लेते हैं, ठीक है। और एक ऐसा नियम होता है आपके अंदर, यही सारे नियम अगर आपके संस्कारों के या आदतों के स्तर पे आ जाए तो आप जानबूझ के वो एक्टिविटी आप बाय नेचर करते हैं। जैसे कोई लोग शराब पीते हैं, ठीक है, नशे में रहते हैं, कुछ लोगों को देखेंगे वो एक्स्ट्रा हाइजीन मेंटेन करते हैं कि उनको शराब पीना नहीं, उनको नफरत है इन सब चीज़ों से। कैसे होता है वो? क्योंकि उनके संस्कारों के स्तर पे जा चुका है कि हेल्थ बहुत ज़रूरी है, स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी, बचपन से वो ऐसे स्पोर्ट की एक्टिविटी में रहे होंगे, या तो फिर किसी न किसी बहाने किसी न किसी स्पोर्ट एक्टिविटी में लगे रहते होंगे। उन्होंने स्वास्थ्य को जो है अपने मूल्यों के स्तर पे, अपने संस्कारों के स्तर पे ओढ़ लिया है।
अब उनके दिमाग में बैठ गया है, और बचपन से हो सकता है बहुत सारी चीज़ों से इंटरेक्ट होते रहे होंगे कि शराब गलत है, एक्सरसाइज सही है, हमें सेहत पे ध्यान देना चाहिए, टीवी में और अपने बाई एक्टिविटी, अब जो फिजिकल एक्टिविटी करते करते उनके दिमाग में एकदम पूरी तरीके से ब्रेन वॉश्ड हो गया कि हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट। शराब शराब से नफरत एक तरीके से उनको हराम मानते हैं शराब को, ऐसे लोग। अब कुछ लोग देखेंगे अरे शराब के बिना तो उनका जीवन ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसा लगता है कि सुबह उठते ही एक पैक, फिर दोपहर को एक पैक, फिर 3 पैक, फिर पैक 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 करके फिर एक दिन खुद ही पैक हो जाते हैं, और उनको फिर कंधे पे ले जाके लोग पैक करके चले जाते हैं वापस। हर कम्युनिटी में मिलेंगे आप किस तरीके से होते हैं ऐसे। तो उनके मूल्यों के स्तर पे सारी चीज़ें चली जाती है। तो यहाँ पे हमें पढ़ना क्या है, अभी हम पढ़ेंगे कि मूल्यों का आत्मसातीकरण क्या होता है। हम यही पढ़ेंगे कि आई रिपीट क्या होता है, पढ़ेंगे कब होता है, कैसे होता है, वो अगली क्लास में चलेगा, ठीक है। ये अब हम पढ़ने जा रहे हैं मूल्यों का आत्मसातीकरण क्या होता है। अभी हमने बताया ना कि संस्कारों के स्तर पे चला जाता है, सद्गुण हो गया, आपके अच्छे वैल्यूज जो होते हैं, ईमानदारी, अगर ये सब आपके संस्कारों के स्तर पे आ गए ना तो बाई एक्ट आप करेंगे, कोई किसी को फोर्स नहीं, कोई देखे चाहे ना देखे, आप करने लगेंगे। यही है मूल्यों का आत्मसातीकरण। अब मैं लैंग्वेज पढ़ूंगा थोड़ा, उससे भी और समझ में आएगा। एग्जाम्पल लेंगे, केस लेंगे, केस ही लेना है आपको समझने के लिए। कि मान लीजिए जब कोई वैल्यूज या वर्च्यू, वैल्यू वर्च्यू लगभग सेम जो मैंने बताया, सद्गुण इतना गहरा हमारे मन सोच और आदतों में बस जाता है, हमारे मन सोच और आदतों में बस जाता है कि हमें कोई बाहरी नियम या दबाव की जरूरत नहीं होती। बाहर के नियम क्या कहते हैं हमसे नहीं मतलब है, जो सही है वो सही, हमारे अंदर से आवाज आ रही है कि हम खुद ब खुद उस सही काम करते हैं, क्योंकि वो हमारे भीतर का भीतरी हिस्सा बन चुका है, ठीक है। एक होता है इम्पोज्ड वैल्यू, जो कि मजबूरी में हम नियम मानते हैं। एक होता है इंटरलाइज्ड वैल्यू, जो बिना किसी दबाव के दिल से मानते हैं हम उसको, बिना किसी दबाव के, ठीक है। वही होता है मूल्यों का आत्मसात कर लेना। एक एग्जाम्पल लेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा। सिंपल एग्जाम्पल लेते ही दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा कि ये होता है, समझ में आ गया होगा आपको। बस जैसे माता पिता की इज्जत करना है तो बाहर से नियम बने क्या इज्जत करना है, अंदर से आने लगता है। बाहर से लोग बोलते हैं लेकिन आपके संस्कारों के स्तर पर चला जाता है कि नहीं नहीं इज्जत तो करना है भाई, इज्जत तो करना है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए एक राहुल नाम का स्टूडेंट है, राहुल नाम का स्टूडेंट है, परीक्षा हॉल में बैठा हुआ है। टीचर सामने जो है लाल साड़ी पहन के खड़ी है, इधर उधर सबको देख रही हैं। टीचर किसी बहाने निकल गई बात क्लास से बाहर कि सबको बोल के हम अभी आते हैं, आप लोग पेपर दीजिए। और उनके जाते ही अगल बगल के लोग बोले तुम लोग अपने पैंट से फर्रे निकालो और कोई कह रहा जूते मुझे से निकालो, पर्चा निकालो, नकल करना है। राहुल सबको ऑब्जर्व कर रहा है, इधर से उधर देख रहा है, सब लोग नकल कर रहे हैं। राहुल को 100 में से जो है केवल 45 क्वेश्चन ही आ रहे हैं उसको पास होने लायक, और किसी को कुछ नहीं आ रहा है, और सब नकल के फर्रे, कोई किताब में, कोई पीठ पे लिखा है, कोई गुदना गुदवा गया है, कोई टैटू बनवा गया है और बोल रहे हैं टैटू है, अब उसको कैसे उखाड़ के फेंक सकते हैं। तो वो लोग नकल मार, फिर राहुल से बोला जा रहा है राहुल लोगे थोड़ा सा लोगे, तुम भी ले लो थोड़ा सा। कह रहा है राहुल को आ रहा है 42 लेकिन बोला हमको पूरा आ रहा है, और आधा क्लास सदमे में चला जाता है, कह रहे राहुल को तो पूरा आ रहा है और हम लोग को आधा भी नहीं आ रहा है, तो हम लोग नकल लेके कहते फिर राहुल ऑल द बेस्ट लगे रहो। तो रिजल्ट आता है तो राहुल जो है लास्ट आता है, पास रहता है लास्ट आता है, और जो नकल मार रहा है फर्स्ट आए रहते हैं। तो उनसे पूछा जाता है कि राहुल तुमको तो 100 आ रहा तो फिर लास्ट क्यों आ गए। तो राहुल गर्दन इधर उधर कर रहा है, लेकिन बाद में मतलब राहुल से सीखने वाली क्या बात है कि राहुल ने इतनी विषम परिस्थिति में नकल नहीं किया, ईमानदारी बरती पूरी, ठीक है। यही है वर्च्यू, क्यों, ये है मूल्यों को आत्मसात कर लेना। मतलब उसने ईमानदारी को जो वैल्यू सिस्टम है, जो सद्गुण है, उसको अपने मूल्यों के स्तर पे ओढ़ लिया है, मूल्यों के स्तर पे है, उसके संस्कारों के स्तर पे जा चुका है कि मतलब वो किसी भी परिस्थिति, मतलब उसे कोई देख रहा हो नहीं देख रहा हो, वो नकल कर ही नहीं रहा, उसके संस्कारों के स्तर पे बहुत सारी चीज़ें जा चुकी है। अब उसको निकालना मुश्किल है, अब वो हर किसी भी परिस्थिति में रहेगा, वो ईमानदार बना रहेगा, ठीक है। यही है सद्गुण का आत्मसात कर लेना, मूल्यों को आत्मसात कर लेना अपने संस्कारों के स्तर पे। कोई दे रहा था राहुल को, लो राहुल नकल मार लो, नकल कर लो, राहुल करा नो चीटिंग। जैसे आपने एक 12th फिल्म मूवी देखी होगी जिसमें जो वो मनोज जो है पहले तो नकल करता है, लेकिन एक बार जब उसकी चेतना खुल जाती है एक डीएसपी से मिलने के बाद कि डीएसपी बोलता है कि मेहनत करके आगे बढ़ोगे तो जो सीखोगे
वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नकल मार के क्या कर लोगे? पहले भी वैसे थे, अब भी वैसे हो, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है? पहले भी गधे, अब भी गधे। अब नकल मारोगे तो सबसे ज़्यादा बड़े वाले गधे। तो फिर वो क्या करता है, अपनी मेहनत से, देखते होंगे फिर एग्जाम लिखता है अपने मेहनत से, 3rd डिवीजन में पास होता है, लेकिन पास होता है अपने से, मेहनत से पास होता है। तो जो उसका ईमानदारी का जो वैल्यू था, वो अपने संस्कारों के स्तर पे आत्मसात कर लेता है उसको, और वही देखते हैं तो आईपीएस बनता है एक समय के बाद। और जब तैयारी करने जाता है यूपीएससी का, तो कितनी बार फेल होता है, कितनी विषम परिस्थितियों में रहता है, लेकिन ट्राई करते 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 लास्ट टाइम पे जाके मुश्किल से हो जाता है, चांस है कि हो जाता है, तभी का फिल्म सामने आई। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, करते हैं मेहनत। तो समझ में आ गया क्या था? मूल्यों का आत्मसात करना समझ में आया क्या होता है? तो जो अभी मैंने इतना गाना गाया ना, राहुल राहुल राहुल, यही इंटरलाइजेशन ऑफ वैल्यूज है। ठीक है, वैल्यू को अपने अंदर तक आत्मसात कर लेना। वैल्यू जब अंदर आत्मसात हो जाती है ना, तो अंदर से अच्छा काम करने का मन होता है, अंदर से आवाज आती है कि ठीक करो, ऐसे गलत कर रहे हो तुम। कहीं जाते हो ना, कोई ये क्या तो बोलते हैं कंसाइंस अंदर से आवाज कर रहा है, तो कंसाइंस कैसे ट्रेन होता है आपका? कंसाइन इन्हीं सब, जब आप आत्मसात करते हैं इन सब चीज़ों को ना, तब वो चिल्लाता है अंदर से कि डोंट डू दैट। अब रियल लाइफ एग्जांपल ले लीजिए, ये इमेजिनरी एग्जांपल लिया था मैंने, अपने हाइपोथेटिकली मैंने ये सब क्रिएट किया है। अब रियल लाइफ एग्जांपल, इनके बारे में सभी लोग जानते होंगे, हर नोट पे इनका नाम छपा रहता है फोटो के साथ, गांधी जी। बचपन में ही सत्य और अहिंसा को उन्होंने ओढ़ लिया था पूरी तरीके से, बड़े होते होते वो और भी बड़ा होता चला गया। तो जब अंग्रेजों से जो है लड़ाई उड़ाई करने की बारी आती थी ना, कि भिड़ जाते हैं अंग्रेजों से, सब देश कहता था कि गुस्से में रहता था, गांधी जी आप बोलिए, हम बस तैयार हैं, भाला वाला तलवार वाला निकाले क्या? तो गांधी जी कहते नो, नो, अहिंसा, सत्य। तो सब लोग कहते थे इससे क्या होगा? तो कह रहे कि इससे तो कुछ होगा ही नहीं, इससे तो हम ही लोग पिटाएंगे। तो कह रहे हाँ पिटाओ, सहने की क्षमता बनाओ, हमें लड़ना नहीं है, हमें शांति से देश को आज़ाद कराना है। क्यों ऐसा बोल रहे थे वो? उन्होंने सत्य और अहिंसा को अपने संस्कारों के स्तर पे ओढ़ लिया था, और उनका टेक्निक भी ठीक था। जानते हो क्यों? कारण क्या है? जब हमारा देश आज़ाद होता ना, अगर हिंसा कर करके हमने आज़ादी पाई होती, तो भारतीय संविधान में जो हमने जो है ना, कुछ और ही लिखा होता। उसका वैल्यू सिस्टम, जो वैल्यू, हिंसा का जो वैल्यू है ना, उसका महत्व ज़्यादा हो जाता आज़ादी के बाद, कि मार मार के सबको ठीक कर देना है, सब कुछ मार के ही ठीक होगा। अगर हमने अहिंसा और सत्य, इस तरीके का वैल्यू सिस्टम से हमने आज़ादी पाई है, उनको परमपिता हमने, मतलब राष्ट्रपिता मानते हैं, अगर उनके वैल्यू सिस्टम को अपना के हम आगे बढ़े ना, तो वो वैल्यू सिस्टम भारत के अंदर आया है। अगर हम हिंसा से पाते तो हिंसा वाला वैल्यू सिस्टम चला आता। इसीलिए भारत को जब भी गांधी जी को देखेंगे ना, तो गांधी जी को केवल भारत के लोग नहीं, भारत के बाहर के लोग भी बहुत ही सम्मान से देखते हैं। लुंगी खद्दर पहन के पहुंच जाते थे। गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इतिहास में पढ़ते ही होंगे, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, दूसरे में पहुंचे थे, खद्दर पहन के गए थे सब। तो उनको सब बोल रहे थे खद्दर भिखारी है, लेकिन बैठ के उनको 1 to 1 सामने डील करते हैं ना, जैसे इंटरनेशनल अभी जयशंकर सर जाते रहते बात करने रसिया उसिया सबके सामने, वैसे वो सूट पहन के जाते हैं लोग, ये वो लोग खद्दर पहन के बैठ के डील कर रहे थे। इंटरनेशनल माइंड इनका पहले से ही था। तो इसलिए गांधी जी के जो सत्य और अहिंसा, उसको मानना चाहिए, और अहिंसा वाला जो वैल्यू सिस्टम वो ज़्यादा बेटर है। इसीलिए उन्हीं के वैल्यू सिस्टम को जो है इंटरनेशनल रिलेशन में आप लोग इस्तेमाल करते हैं इनका। जब भी कहीं दो चीज़ें टकरा जाती है ना, तब हम क्या बोलते हैं? शांति चाहिए, हमें अहिंसा प्रिय है। ये इन्हीं का दिया हुआ देन है। जो जब दो बीच में लड़ाई हुई तो नेहरू जी ने क्या किया था, जब कोल्ड वॉर चल रहा था, तब क्या बोला इन्होंने? गुट निरपेक्ष रहेंगे हम। गुट निरपेक्ष रहने का क्या मतलब है? गुट निरपेक्ष रख के भी उन्होंने क्या बोला कि हम किसी के गुट में नहीं जाएंगे, हम शांति और अहिंसा चाहते हैं। इन्होंने भी यही बोला, क्यों? गांधी जी की देन थी वो। अगर आप भी कहीं दो गुटों के बीच में भिड़ंत हो जाए ना, तो क्या बोलते हैं? अरे बेटा भाई शांत रहो, झगड़ा नहीं करते। शांत वर्ड ज़्यादा बोलेंगे आप, चुप रहो, शांत रहो, ऐसा नहीं करते। क्या वो इंटेंस ना हो जाए वो सारी चीज़ें। ये जो आपके बाई एक्ट, आप जुबान से जो बोल रहे होते हैं ना, बाई एक्ट, ये सारी चीज़ें बाई नेचर नहीं हो रही है, वो दिया हुआ है उनको, और बचपन से आपको ये सिखाया गया, क्योंकि वो वैल्यू सिस्टम आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में एकदम ब्रेन वॉश करके ठोक दी गई है। ये गांधी जी की देन है। और हर बच्चे में आपको देखेंगे, हर पिता में जो पहले बच्चा ही होगा फिर पिता बना होगा ना, उसके दिमाग में, ब्रेन में डाला गया है ये बात। अगर वही हिंसा से मिल गया होता तो फिर वही हिंसा कर मारो, तोड़ फोड़ दो पूरा। कहीं कहीं देखते ही होंगे वो आवेश में बोलते हैं, लेकिन जब मन शांत होता है ना, तो फिर कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो सत्य और अहिंसा उनके जो है
संस्कारों के स्तर पे थी, और उन्होंने उसको इंटरनेशनल रिलेशन मतलब उनके अपने जो वैल्यू सिस्टम था उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले गए उस चीज़ को, और लोगों ने बहुत फॉलो किया उसको। समझ में आया आत्मसात कैसे कर लेते हैं। अब हम आएंगे लीगल केस पे। अब हम जा रहे हैं लीगल केस बात कर रहे हैं, ठीक है। फोकस करेंगे। हो भैया, पड़ोसन को देख रहे हो तुम इधर इधर फोकस करो। फोकस टूटा, यूपीएससी का हाथ छूटा तुमसे, फोकस करो। या केस का नाम है एडीएम जबलपुर केस 1976। आई रिपीट, एडीएम जबलपुर केस 1976। ये इमरजेंसी से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय आपातकाल जब लगा था, ये उस समय का केस है। केस किस विषय में था? हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, आर्टिकल 32 रिट पिटिशन, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट। ये पढ़ते होंगे ना आप लोग पॉलिटी में। ये है एडीएम जबलपुर केस 1976। फोकस करेंगे, मैं बैकग्राउंड बताने जा रहा हूँ उसका। एक थोड़ा लंबा है लेकिन अच्छे से समझना है इसको, ठीक है। फोकस करेंगे भैया, अगल बगल में ही देखना है, फोकस करना है। और ये बता दूं, ये सारे केसेस का मैंने जानबूझ के नोट्स में अपडेट ही नहीं किया है, केवल सिंपल एग्जांपल डाले हैं ताकि आप बगल में कलम कॉपी लेके बैठे ताकि लिखते रहे ये केस के नाम। ऐसे 500-600 केस बताएंगे और जब पॉलिटी पढ़ाएंगे तो 1000 का नंबर ही पार कर जाएगा केस का। चलिए फोकस करेंगे। इमरजेंसी का टाइम 1975 to 77, ठीक है। हुआ क्या? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1975 में देश में आके कहती है, सब लोग इंतजार कर रहा है तो गांधी जी, इंदिरा गांधी जी आती हैं, सब लोग पूछा और इंदिरा गांधी जी कैसी हैं? वो कहती है कि नेशनल इमरजेंसी। तो कहते हैं आई, इसका क्या मतलब है? पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है, आधे लोग सदमे में चले जाते हैं। तो कहते तो उसके बाद इमरजेंसी में सरकार ने कहा कि आपके फंडामेंटल राइट्स, और फिर दूसरी बात भी जोड़ी कि नेशनल इमरजेंसी। उसके बाद बोला कि आज जो देश के जो सरकार ने कहा कि अब जो फंडामेंटल राइट्स है आज, जैसे राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिबर्टी, आर्टिकल 21 सस्पेंड होंगे। अब सस्पेंड हो गए, अब राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, सब सस्पेंड हो गई ये सारी चीज़ें। आर्टिकल 21 को लेके आप कोर्ट में नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी नागरिक सरकार द्वारा बिना वजह, कोई भी नागरिक सरकार द्वारा बिना वजह गिरफ्तार होकर जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है। अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इसको सुनवाई भी नहीं होगी, यही है इसका मतलब, ठीक है। अब इन्होंने तो ऐसा बोल दिया, अब इसको लेके सब लोग, कुछ लोग केस करने भी चले गए। कह रहे केस कैसे नहीं हो सकता? केस होगा, हमारा अधिकार है, हम केस कैसे नहीं करेंगे? आपने बोला कैसे केस होगा? केस की शुरुआत हो जाती है। कई लोग गिरफ्तार होते हैं, ठीक है, जिनमें राजनेता भी होते हैं, आम नागरिक भी होते हैं, उन लोग को गिरफ्तार करके जेल में ठूसना शुरू कर दिया गया है। नेशनल इमरजेंसी लग गई है उस वक्त, ठीक है। तो कुछ लोग चालाक लोग कहते हैं कि हैबियस कॉर्पस, जेल में बंद है हैबियस कॉर्पस। ये याचिका दायर की, हैबियस कॉर्पस से याचिका दायर कर दी। हैबियस कॉर्पस का मतलब ये है कि मुझे अदालत के सामने पेश करो। हैबियस कॉर्पस का मतलब ये है कि मुझे अदालत के सामने पेश करो ताकि देखा जा सके कि गिरफ्तारी कानून सम्मत है या नहीं है, ये बोला गया है, ठीक है। कहते हैं ना रूल ऑफ लॉ है हमारे देश में, तो कानून सम्मत है कि नहीं है ये चेक किया जाए। हैबियस कॉर्पस लगाया गया याचिका। तो यह केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया, ठीक है। अब पूरा केस बता देता हूं कि एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1976। शिवकांत शुक्ला थे, उन्होंने कर दिया केस। नाम नोट कर लेंगे, कोई जानता नहीं है ये सब सारे ढंग से डिटेल नहीं पता होती लोगों को, आम लोगों को। तो आप लोग नाम नोट कर लें कि एडीएम जबलपुर तो पता है, लेकिन वजह शिवकांत शुक्ला, आई रिपीट शिवकांत शुक्ला 1976 का केस, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल आया कि जब सब गिरफ्तार हो गया और केस पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट में, हैबियस कॉर्पस लागू के सब कुछ, ठीक है, शुक्ला जी वो पहुंचा दी है सारी चीजें। तो पूछ रहे हैं कि क्या इमरजेंसी के दौरान भी नागरिकों को राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का दावा करने का हक है कि नहीं है? ऐसा दावा पूछा उन्होंने कि क्या, फिर से रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, क्या इमरजेंसी के दौरान भी नागरिकों को राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का दावा करने का अधिकार है कि नहीं है? प्लीज टेल मी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। आप लोग को लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट तो अब दे ही देगा फैसला, मतलब इंदिरा गांधी जी का जो नेशनल इमरजेंसी लगा था,
उनके द्वारा लगाया गया था, अब तो उनको हटा दिया जाएगा। ऐसा होता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है 5 जजों की बेंच बैठती है, मतलब संवैधानिक पीठ बैठी हुई है, ठीक है। 4 जज नाम ले रहा हूँ, ठीक है, चारों जजों का नाम मैं नाम ले रहा हूँ। एक CJAN राय, MH बेग, YV चंद्रचूड़ और PN भगवती, ये 4 जजों ने, नाम मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ। जैसे CJAN राय का नाम है, पूरा नाम है इनका चीफ जस्टिस अजीत नाथ राय, ठीक है, चीफ जस्टिस अजीत नाथ राय। ये थे। एक थे मिर्जा हमीदुल्ला बेग, MH बेग, मिर्जा हमीदुल्ला बेग, ये दूसरे थे। एक YV चंद्रचूड़ थे, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ थे। 5वें PN भगवती, प्रफुल्ल चंद नटवरलाल भगवती, ठीक है। ये 4 जज थे। इन्होंने कहा क्या, इन सभी ने कहा, इन चारों ने कहा, 5 जज बैठे थे, चार बोल रहे हैं कि इमरजेंसी में किसी को भी लाइफ एंड लिबर्टी का दावा करने का अधिकार नहीं है, किसी को भी। फिर अगर सरकार चाहे तो किसी को भी जेल में डाल सकती है और अदालत इसमें, सुनाई दे रहा है, अदालत इसमें दखल नहीं दे सकती। मतलब क्या हुआ इसका, इन्होंने सरकार के पक्ष में फैसला दे दिया। ये 4 जज बोल रहे हैं कि सरकार के पक्ष में जो है ये फैसला आ गया, चारों जजों ने मिल के दे दिया कि चलो। उसमें एक जज थे एकदम हीरो टाइप के बैठे हुए, जस्टिस HR खन्ना, ठीक है, जस्टिस HR खन्ना। उन्होंने कहा हमारी असहमति है, उन्होंने सीधे विरोध कर दिया, कहा ये हमारी असहमति है, डिसेंट। इनका पूरा नाम क्या है, इनका पूरा नाम है जस्टिस हंसराज खन्ना, ठीक है, HR खन्ना, जस्टिस हंसराज खन्ना। मतलब इन्होंने बड़ी बहादुरी से कह दिया कि न हमारी असहमति है, जो गवर्नमेंट कर रही है दिस इज रॉन्ग, कि राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिबर्टी ये जा नहीं सकता। कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी भी टाइम कुछ भी लगा हो, इससे मतलब नहीं है। किसी को जीने का अधिकार छीन लेना ये सरकार के अधिकार हाथ में नहीं है कि ऐसे ही कोई बल्क में लोगों को उठा के चीर फाड़ दे। भाव समझिए कहने का, ठीक है। उन्होंने कहा कि जस्टिस HR खन्ना कह रहे हैं अब, ठीक है, 4 लोग बोल चुके हैं, सरकार के पक्ष में जवाब दे दिया उन्होंने, बोल दिया कि जाओ भाई सरकार अब डांडिया करो, तुम्हारे पक्ष में फैसला चला गया। इन्होंने कहा अकेले कि राइट टू लाइफ इज द एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आई रिपीट, राइट टू लाइफ इज द एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यह ऐसा अधिकार है जिसे कोई सरकार छीन नहीं सकती, कोई सरकार नहीं छीन सकती, चाहे इमरजेंसी हो या ना हो। इमरजेंसी हो ना हो हमसे कोई लेना देना नहीं, आप नहीं छीन सकते किसी के जीवन का अधिकार, ठीक है। अगर किसी सरकार को किसी इंसान की जान और स्वतंत्रता पर पूरा अधिकार दे दिया जाए, उन्होंने टिप्पणी कर रहे हैं, HR खन्ना टिप्पणी कर रहे हैं आगे, कि अगर किसी सरकार को किसी इंसान की जान और स्वतंत्रता पर पूरा अधिकार दे दिया जाए तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। जो डेमोक्रेसी हमने पाई है इतने सालों से लड़ झगड़ के, अपने लिए, महिलाओं के लिए, सभी के लिए, वो एक झटके में खत्म होने लगेगी। और उन्होंने ऐसा वर्ड इस्तेमाल किया, कहा कि ये तानाशाही शुरू हो जाएगी, डिक्टेटरशिप शुरू हो जाएगी, तानाशाही स्टार्ट हो जाएगी। अब अनुमान लगाइए कि 1000 लोग जो है, मतलब 1001 लोग हैं, ठीक है, 1000 लोग जो है सरकार के पक्ष में भीड़ में है, सामने इंदिरा 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 1000 लोग चिल्ला रहे हैं, उसमें से एक चिल्ला रहा है नॉट इंदिरा। एक आदमी भीड़ के बीच में खड़ा होकर बोल रहा है नॉट इंदिरा। समझ सकते हैं उसको हिम्मत कितनी होगी, और 1000 आदमी उसको चीर फाड़ सकते हैं, उसी समय कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ। अब बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट का वो जज है, तो जज कोर्ट में हमेशा बैठे रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। वो कुछ भी हो सकता था उनके साथ, गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती थी, लेकिन वो बोले कि नो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। उन्होंने सच्चाई और संविधान की रक्षा के लिए अकेले खड़े होकर बहादुरी दिखाई थी, ठीक है। अब मैं केस का फैसला बता देता हूँ कि आया क्या था। अब समझ ही सकते हैं कि 4 लोग उनके पक्ष में, एक जन बस एक तरफ है, तो क्या फैसला आएगा। अगर 3-2 का भी हो जाए तो भी उधर चला जाएगा फैसला। यहाँ पे तो 4-1 था। मेजोरिटी जजमेंट क्या हुआ था कि सरकार के पक्ष में माना गया, ठीक है। उन्होंने कहा कि नहीं, राइट टू लाइफ लिबर्टी कुछ नहीं, सरकार जो करना चाहे कर सकती है। लाखों लोग को जेल में बिना सुनवाई के ठूस दिया गया, इमरजेंसी के टाइम में जेल में जाओ भाई, जेल में जाओ, ठीक है। लेकिन HR खन्ना, लेकिन इतिहास में ने जो है HR जस्टिस खन्ना को सही साबित किया है। इतिहास जो उस समय हुआ था, लेकिन अभी जब जस्टिस लोग बैठते हैं, जो जस्टिस वगैरह जो भी न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, वो इन्हीं को अभी सही मानते हैं कि नहीं, इन्होंने ही सही किया था उस वक्त। कि बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट, जो बाद में समय बीता तो सुप्रीम कोर्ट जो है और समाज दोनों ने
दोनों ने ये कहा कि खन्ना का जो डिसेंट ही असली संविधान और लोकतंत्र का रक्षक था। उन्होंने असहमति जताई, उन्होंने लोकतंत्र को बचाने की कोशिश की, उन्होंने संविधान की जो गरिमा थी उसको बचाने की कोशिश की थी, वही सही थे। अभी के जो लोग बोलते हैं उस समय जो फैसला आया था तो आया होगा। इमरजेंसी खत्म होने के बाद यह केस भारत की न्यायपालिका के काले अध्याय में लिखा गया था। काले अध्याय, ब्लैक चैप्टर, डार्केस्ट चैप्टर ऑफ इंडियन जुडिशरी, डार्केस्ट चैप्टर ऑफ इंडियन जुडिशरी। 4:1 का रेशियो जो आया था कि 4 उधर आ गए, एक आदमी खड़ा होकर बोल रहा है कि डोंट डू दैट। सबको मतलब सबके अधिकार जा चुके हैं, सब लोग जेल में ठूसे जा रहे हैं, तो ये HR खन्ना बोल रहे हैं अकेले खड़े होकर। तो उनको इन्हीं के बोला जा रहा है कि उस समय का जो डार्केस्ट चैप्टर ऑफ इंडियन जुडिशरी है ये उसी समय का है। जस्टिस HR खन्ना की जो विरासत थी, जैसे गांधी जी की एक विरासत थी ना, में मिली सत्य अहिंसा, जिसको आज हम इंटरनेशनल लेवल पे पॉलिसी बना बना के हम खेल रहे हैं। इतने बीच में भी हम चुपचाप निकल आते हैं, कहते हैं कि नो हमारा कोई स्टैंड ऐसा नहीं हो सकता कि हम न्यूट्रल है, हमारा एक स्टैंड है और शांति है और अहिंसा हमारा एक स्टैंड है, ये बोलते ही हम और हर जगह से बच के निकल आते हैं। अब सोचिए गांधी जी का देन क्या था। वैसे HR खन्ना का एक विरासत मिला है हम लोग को, जो उनका असहमति था ना, आज वो जो है बीकॉन ऑफ लिबर्टी, बीकॉन ऑफ लिबर्टी मतलब प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस, एक तरह की स्वतंत्रता की राह दिखाने वाला जो होता है ना लाइट हाउस, वो लाइट हाउस की तरह काम करता है। समझ रहे हैं लाइट हाउस क्या होता है? किसी चीज़ को देख के हम आगे बढ़ते हैं। अगर अंधेरा है तो वो देखते हैं अच्छा वो लाइट हाउस है, वो प्रकाश इस तरह घूम रहा है तो हमको रास्ता दिख रहा है, उससे जाए। तो इनका जो असहमति था उस समय का लिबर्टी ऑफ डिग्निटी और लिबर्टी, स्वतंत्रता और उनकी जो जीने की जो आज़ादी है, जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं छीन सकती गवर्नमेंट, उसको लाइट हाउस माना जा रहा है। इनकी असहमति को लाइट हाउस माना जाता है। उन्होंने दिखाया कि इंटीग्रिटी और कन्विक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अगर किसी जज के भीतर आत्मसात हो जाए, अब आ रहा है लिंक, समझ में आ रहा है? अभी आत्मसातीकरण कैसे हुआ है इनके अंदर। HR खन्ना के अंदर जो है संविधानिक जो मूल्य है, इंटीग्रिटी और कन्विक्शन के अंदर जो है आत्मसात कर लिया उन्होंने प्रियम्बल का जो है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसको एकदम पूरी तरह से घोल के पी के एकदम शरीर के खून के नस नस के अंदर चला गया, उनके आत्मसात कर लिया पूरी तरीके से। अब वो कुछ भी बोलेंगे तो बाय नेचर उनकी आवाज़ निकलेगी कि नहीं ये गलत है। बाहर से वो नहीं आ सकता कि बाहर से कोई बोलेगा ये बोल दो तो कहेगा नो, मर जाएंगे, काट दो, उनको फर्क नहीं पड़ेगा, एक दिन तो मरना ही है सबको, चाहे ये विरोध करते हुए जाए चाहे कुछ भी करते हुए जाए। जीवन जी लिया उन्होंने कहा आत्मसात कर लेंगे और अकेले पूरे तंत्र के खिलाफ भी खड़ा हो सकता है। जब कोई आत्मसात कर ले इस तरीके के वैल्यूज ना, मरने के लिए तैयार रहता है कि मार दो, फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही परेशान है आदमी, 146 करोड़ की जनसंख्या बना के रख रहा है, एक रोटी पे 100 लोग टूट पड़े खाने के लिए, कितना मिलेगा खाना, बिना खाए ही मर जाएगा आदमी। तो इनके अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो है आत्मसात कर लिया गया था उनको। ठीक है, समझ में आ गया आत्मसातीकरण क्या होता है? संवैधानिक वैल्यू को आत्मसात कर लिया था HR खन्ना ने पूरी तरीके से। अब वो उनके लिए बाहरी दबाव नहीं काम कर रहे थे, अंदर से आवाज आ रहा था नहीं कि ये गलत हो रहा है। ठीक है, तो आज जो UPSC और लॉ स्कूल्स या लॉ कॉलेज में आप पढ़ते हैं ना एथिक्स के पेपर में, इनको रोल मॉडल बना के पढ़ाया जाता है। UPSC हो चाहे लॉ कॉलेज हो चाहे एथिक्स के पेपर कहीं भी एथिक्स का पढ़ाया जाता हो, इनको पढ़ाए, ये केस नहीं पढ़ेंगे तो समझ नहीं सकते। इनको पढ़ाना ही पढ़ना है, इनको पढ़ना है HR खन्ना को। अभी HR खन्ना को जो है, हंसराज खन्ना को नेट पे सर्च करिए, पढ़िए इनके बारे में। तो जस्टिस खन्ना का एग्जाम्पल हमें क्या सिखाता है? ठीक है, आत्मसातीकरण जो है इनका न्याय, ईमानदारी, संविधान के प्रति निष्ठा, ये हमें ये सिखाता है। और क्या सिखाता है? करेज ऑफ कन्विक्शन, भीड़ के खिलाफ खड़े हो जाना, भीड़ में अकेला खड़े रहना। 100 लोग हो सकता है, 100 लोग बोल रहे हो आपके खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन आप अकेले सही है तो खड़े रहिए, खड़े रहना पड़ेगा आपको। वही आपका करेज दिखाया जाएगा उस वक्त, आपके साहस कितना है। डरपोक है कि दब्बू टाइप के आदमी है, 100 लोगों ने कहाँ किया, आपने भी कहाँ कर दिया कौवे की तरह, तो नहीं। अगर आप सही है, आपका व्यक्तित्व मजबूत है तो आप मना करिए, क्या होगा, मार देंगे, मर जाइएगा उसी समय। ठीक है, भीड़ के खिलाफ बोलने का साहस होना चाहिए। कोई लोग आप देखेंगे ना, आप रवीश कुमार का एग्जांपल ले लीजिए। मैं इतने मतलब वो आप 2014 के बाद भी देखेंगे ना, तो आप उठा के देखिए,
यूट्यूब पे, तो उनका एक वीडियो मिलेगा, एक नहीं बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर कौन है उस वक्त? मनमोहन सिंह। तो बोल रहे हैं एक खंबे के ब्रिज से जा रहे हैं, तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जब खंबा ही ब्रिज है तो ब्रिज बनाने की ज़रूरत क्या है? और बोल रहे हैं प्लीज़ टेल प्राइम मिनिस्टर कि जब खंबा ही ब्रिज है तो ब्रिज बनाने की ज़रूरत क्या है? मतलब क्रिटिसाइज वो उसी समय से कर रहे हैं। किसी सब होते हैं ना, आंख बंद करके भरोसा कर लेना कि नहीं ये आदमी भी इस तरीके का है उस तरीके का, नहीं, शुरू से अंत तक। अभी तो उनको निकाल दिया गया वहाँ से भी पूरा तिकड़म करके। अब वो निकाल के यूट्यूब पे पूरी जनता ने सपोर्ट कर दिया उनको कि आप यू डू जर्नलिज्म, वी विल सपोर्ट यू। तो वो करने लगे, और इतने कम समय में उनके यूट्यूब पे इतने ज़्यादा फॉलोअर, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हो गए कि वो समझ गया कि जनता सपोर्ट कर रही है। अब इनको अब पीछे नहीं खींच सकते, या तो मार दो, मार देने से कुछ होने वाला है नहीं, वैसे भी अमर हो जाएंगे वो इतनी पत्रकारिता की दुनिया में। तो इंटीग्रिटी, इनसे सीखने क्या और क्या सीख सकते हैं एचआर खन्ना से? इंटीग्रिटी, सत्ता या दबाव के सामने झुके नहीं है। ठीक है, तो सब समझ में आया? एक बार रिकैप कर देते हैं, आज के लिए इतना ही है। रिकैप करेंगे फिर से, ठीक है, पूरा रिकैप करने जा रहा हूँ एक बार। अभी ये दोबारा मैं पढ़ा रहा हूँ, रिकॉर्ड करते करते आधे घंटे के बाद रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो गया, फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। पूरे केस के नाम बताऊंगा। हमने टेलियोलॉजी पढ़ लिया था 7वीं क्लास में, ये 8वां क्लास है। ठीक है, केस का नाम है वो केस, हाँ 8वां क्लास है। हमने वर्च्यू पढ़ा, वर्च्यू में हमने प्लेटो और अरस्तु को भी पढ़ा, क्या बोला है उन्होंने। और हमने केस पढ़ा, एक सिंपल एग्जांपल लिया गांव किसान वाला वर्च्यू समझने के लिए, फिर केस लिया के.एम. नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1962। उसके बाद हमने उसको नानावती का लीगल क्वेश्चन क्या रेज हुआ, इसमें हमने वर्च्यू ऑफ पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल पढ़ा था। फिर हमने क्या पढ़ा, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013, फिर इसमें भी पढ़ा हमने वर्च्यू से लिंक करके वर्च्यू ऑफ ऑनेस्टी, इसमें हमें मिला था, सीखा था हमने। स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस सुहास कट्टी 2004 का केस, साइबर क्राइम का केस था, भारत का सबसे पहला साइबर क्राइम का केस था ये। हमने इसमें क्या सीखा, रिस्पेक्ट, क्या रिस्पेक्ट ऑफ अ वुमन, ये पढ़ा था। मतलब बेसिकली रिस्पेक्ट ऑफ अ वुमन हटा के रिस्पेक्ट समझना है सब, मतलब डिजिटल वर्ल्ड हो चाहे फिजिकल वर्ल्ड हो, आपको रिस्पेक्ट करनी है सबकी, आपको डिग्निटी मेंटेन करनी है सबकी। ठीक है, ये पढ़ा था। फिर हमने क्या पढ़ा है, मूल्यों का आत्मसातीकरण अभी पढ़ाया हमने। बस ये आई रिपीट कि मूल्यों का आत्मसातीकरण क्या होता है, बस मैंने यही बताया है। कब होता है, कैसे होता है, प्रोसेस क्या है, ये कल की क्लास में आएगा। ठीक है, फोकस करेंगे। अभी क्या पढ़ा था हमने, फिर सिंपल एग्जांपल, राहुल एक स्टूडेंट है वो लिया था सिंपल एग्जांपल, इमेजिनरी एग्जांपल। फिर एक रियल लाइफ एग्जांपल उठा लिया हमने, कौन सा, गांधी जी वाला। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर एक केस बताया, कौन सा केस था, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1976, जो कि इमरजेंसी से जुड़ा है। और 5 जजों के नाम बताए थे मैंने फुल फॉर्म के साथ, पब्लिक डोमेन में बहुत कम लोग जानते हैं इनके नाम को। ठीक है, तो आप लोग को पूरा नाम मिला है, केस का बैकग्राउंड मिला है, क्या क्या हुआ था सब मिला है, और लिंक समझा दिया मैंने। आप पॉलिटी में अगर पढ़ेंगे भी इस केस को ना तो सीधा सीधा पढ़ेंगे, ये हुआ था, ये हुआ था, यहाँ पे लिंक नहीं समझिए, टेढ़ा है, इसको लिंक किया गया है। ठीक है, क्लास में नहीं मिलेगा ये, क्लास के यहीं पे आपको नोट कर लेना है, नोट्स में नहीं होंगे। फिर फोकस करेंगे, ये हो गया। फिर हमने जब एचआर खन्ना से हमने क्या क्या सीखा है, ये है उसमें। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब लास्ट में मैं बोल दूं कि जो क्लास का पीडीएफ है बल्क में पूरा एक साथ लिंक में मिल जाएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिसको कुछ भी पूछना होगा व्हाट्सएप पे आप सीधे मैसेज करेंगे। ठीक है, डाउनलोड नहीं हो रहा है ताकि आप लोग को एक ग्रुप बना के जोड़ दिया जाए एक जगह। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गीता आईएएस। थैंक यू।